हेलो एवरीवन। देन आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। तो हर सेक्शन में आपके दो क्वेश्चंस हैं, कैसे करवाऊंगा मैं बता दे रहा हूं। तो हर सेक्शन में आपके दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया है। फिर आपके दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया गया है और इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आपको पढ़ के मैं सॉल्व करवा दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं पहले। एक बर्तन में भरी गैस एक बर्तन में भरी गैस को जब 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उसका दाब जो है 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप या इनिशियल टेम्परेचर हमें बताना है, वो क्या था। तो यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, वो आपका 250 केल्विन है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। अब यहाँ पे P1 ये 100 यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है और 100.4 यानी जो 0.4 है वो 100% दिया हुआ है ना। तो एक्स्ट्रा वो क्या कर रहा है वहाँ पे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पे लिया बढ़ जाता है, उसका दाब जो 0.4% से बढ़ जाता है। तो प्रेशर पहले P1 था, उसके बाद P2 हुआ। ये जो फॉर्मूले में आपका P1/P2 लिखा है तो ये P1 हो गया प्रारंभिक जो प्रेशर है और P2 आपका जो इन बाद में होगा। तो प्रारंभिक प्रेशर आपका 100% पहले से ही था वो, यानी हर चीज़ें आपका प्योर जो होती हैं 100% में होती हैं। तो पहले 100% था, उसके बाद P2 में कह रहा है 0.4 की वृद्धि हो रही है, 0.4% की वृद्धि हो रही है। तो जब 100 में 0.4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100.4 आपका। तो यहाँ पे P1/P2 लिख दिया गया। T1 है और T2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपका इनिशियल टेम्परेचर में +1 कर दिया जाता है तो वो T2 के इक्वल आ जाता है। तो T2 की जगह हम रख देंगे T1 प्लस का T1 का, हाँ T1 प्लस का 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100/100.4 इज इक्वल टू T1/T1 प्लस 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका इतना बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन बनने के बाद हम सॉल्व करने के बाद पाएंगे क्या कि T1 इज इक्वल टू 100/0.4 और 250 केल्विन हो जाएगा। तो एक बात मैं बता दूं आपको, जैसा कि एयरफोर्स का पेपर लगता है तो उसका भी फिजिक्स रहता है और फिजिक्स उसमें भी नॉर्मल पूछी जाती है, बेसिक टू एडवांस रहती है, मॉडरेट रहती है, हर बार का नहीं है कि कठिन आ सकता है। लेकिन बीएसएफ की अगर बात की जाए तो इसका पेपर थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स को इन्होंने प्रेफरेंस दी है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हैं तो इसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी होंगे और थ्योरी भी होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे। और 2 घंटे का समय दिया है इन्होंने। पहले आपका 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे का होगा। तो उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, तो क्वेश्चंस भी लगाना जरूरी है। देन यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। आप पढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। आपका सेकेंड दिया हुआ है, यदि आवेशित कण का वेग जो है वो 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब त्रिज्या हो जाएगी। यानी कहा जा रहा है यदि आवेशित कण का वेग जो है 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तब त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं, यानी F इज इक्वल टू QVV, यहाँ से QVV साइन थीटा जो होता है आपका, तो F इज इक्वल टू QVV साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो F इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे हम r को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देन यहाँ पे जब हम r को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा फॉर्मूला, यानी r इज इक्वल टू यहाँ से रख लेंगे हम। R इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, V से V आपका कैंसिल हो गया, एक V कैंसिल हो गया, बचा एक V बचा, आपका वेलोसिटी एक बची है। तो R को जब ट्रांसफर करेंगे तो R इधर आ जाएगा, इधर आपका फॉर्मूला बन जाएगा mv/qb। तो ये आपका जो, यानी जब आवेश हो, चार्ज हो, तो अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो प्लस चार्ज हो तो उसमें जो फोर्स लगता है तो वो QVV साइन थीटा होता है। और उसके बाद जब अभिकेंद्रीय त्वरण हो, यानी जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, उसमें जब केंद्र की ओर फोर्स लगता है तो आपका अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। तो वहाँ से आपका ये फॉर्मूला निकल के आया, यानी यहाँ पे रिलेशन निकल के आया। तो R इज इक्वल टू mv/qb। उसके बाद R डैश इज इक्वल टू कहा जा रहा है, R डैश निकालना है हमें कि जब वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया जा रहा है, तो त्रिज्या आपकी क्या होगी, नई वाली। तो यहाँ पे जब हमने चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया, वेलोसिटी को 2 गुना कर दिया, तो आपका ये 2 जो है यानी 3 फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 यानी 4 गुना यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 4 mv/qb, mv पहले क्या था हमारा
तो आर डैश आपका हो जाएगा 4r, यानी यहाँ पे 4 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, तो r डैश इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट, एनी तरीके का डाउट हो अगर तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टेलीग्राम पे चैनल पे बताइएगा। और बेफिक्र रहिए, आप इसकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर कोई भी क्वेरी दोबारा देखना है वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देन बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर लंबा तार 300 हर्ट्ज की मूल आवृत्ति से कंपन कर रहा है, तार में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल क्या होगी, हमें बताना है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगों की चाल बतानी है, जो आपका इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 600 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका सोल्यूशन कैसे है आइए देखते हैं। तो थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यानी यहाँ पे लगेगा कौन सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का लगेगा, यानी वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L √ T/m। तो ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। उसके बाद एक वेलोसिटी का, यानी यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है और टाइम पीरियड आपका जो आवर्तकाल हो गया और मास जो हो गया, यानी आपका द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको, यानी इसकी जगह पे हम क्या पुटअप कर देंगे, तो वेलोसिटी पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो आपका न्यू फॉर्मूला जो बन के आएगा क्या आएगा, n इज इक्वल टू v/2L बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू दी है उसे यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया जाएगा, तो n मल्टीप्लाई 2L हो जाएगा। n की वैल्यू आपकी 300 हर्ट्ज दी हुई है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 2L, L की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, तो 2 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, यानी 600 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगों की जो चाल हो जाएगी। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कराएगी, फिर 1 मीटर त्रिज्या के एक साइक्लोट्रॉन में 2.0 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है, इसके द्वारा त्वरित ड्यूट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी, यानी ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है 3.34 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, आवेश जो वो है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही जो अभी पिछली बार हम लगा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में, R इज इक्वल टू mv/qb। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मैक्सिमम के बीच में हमें रिलेशन बताना है। R max इज इक्वल टू mvmax/vq हो जाएगा। तो यहाँ पे vmax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vr max q/m, यानी यहाँ पे कुछ क्या नहीं है, बस इसको ट्रांसपोज करके vmax की वैल्यू निकाली गई। अब ड्यूट्रॉन के लिए आगे क्या है देखते हैं, यानी यहाँ पे लिखा है ड्यूट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q/m जो है, यानी q आपका Q बराबर n ही होता है, n आपका 1 मोल हो गया, 1 उसको आपका नेग्लिजिबल माना जाता है, तो 1 आपको 1 मोल वो तो उसमें चला गया। Q बराबर होता है आपका n, यानी n ई, तो यहाँ से ई का इन्होंने चार्ज रख दिया है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19, और ड्यूट्रॉन का जो मास दिया था उसको यहाँ पे रख के इन्होंने सोल्व कर लिया। तो कितना आया 4.8 × 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम। और यूनिट याद रखना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कूलाम हो गया और मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ऊर्जा पे। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपका, तो ये किसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा E max इज इक्वल टू हाफ mv max स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम। और उसके बाद यहाँ पे रख दिया जाएगा, फिर v की वैल्यू q/m का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हाफ m q/m का होल स्क्वायर b² r², यानी यहाँ पे हम v की वैल्यू उठा के रख देंगे जो अभी अभी हमने पीछे निकाला था। यहाँ पे देखिए, अब ये देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, v max इज इक्वल टू vr max अपॉन q/m, तो वो वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद अब सारी वैल्यू आप पुटअप करके, यानी हाफ और यहाँ पे भी पीछे वैल्यू निकाली, वो आप सब रख के यहाँ पे आपको सोल्व कर लेना है। देन आपका आंसर आपका निकल जाएगा, अप्रोक्स आएगा 96 मेगावाट के अप्रोक्स आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। और इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग आ सकते हैं, अप्रोक्स पूछे भी जा सकते हैं, और चांसेस हैं कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो जो आपसे हो जाएगा वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट में है तो मैं करवा दे रहा हूं, सो आप डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। और उसके बाद 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट विभवांतर यानी 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और इसके यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन कि एक दिए हुए, यानी इसकी भी देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपकी, तो यह ऊर्जा की इकाई है
या गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने पर प्राप्त हो जाती है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई गुणनफल के बराबर होता है, जहां 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलाम्ब है। उसके बाद आते हैं छठे नंबर का क्वेश्चन आपका है। छठा नंबर जो है यानी एक दिए हुए परिमाण की आदर्श गैस दाब P पर परम ताप T है, T पर है, गैस की समतापी आयतन प्रत्यास्थता आपकी क्या होगी, हमें तो ये बताना, तो हो जाएगा वो P हो जाएगा। देन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम इजीली। तो गैस की समतापीय प्रत्यास्थता दाब के बराबर होती है, तो यहाँ पे सीधा साधा आपका एक ही लाइन का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका कि गैस की जो समतापीय प्रत्यास्थता होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो प्रेशर के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन पे आपके कि यदि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 5896 एंगस्ट्रॉम हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये बताना हमें। तो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg या किलोग्राम, और जो प्लांक नियतांक दिया गया, प्लांक कांस्टेंट दिया गया वो 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन पेपर में आपको ये दिया नहीं रहता है, तो ये आपकी वैल्यू याद कर लेना आप सभी को। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन हम एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि गतिज ऊर्जा बताना है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपल सा लिख लेंगे हम, क्या होता है, तो 12mv²। एक पद में किसमें, एक वेलोसिटी के पद में लिखना है, एक दूसरा में किसके, मास के, यानी आपका मोमेंटम के पद में लिखना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जो रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा और मोमेंटम में। इसके रिलेशन भी पूछे जाते हैं। एयरफोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यहाँ से अगर क्वेश्चन ना पूछे एयरफोर्स तो उसको चैन ही नहीं मिलता, यानी यहाँ से पूछा जाता है एयरफोर्स में लगभग क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो गतिज ऊर्जा और जो मोमेंटम में जो संबंध होता है वो इनका होता है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला हमें लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम P इक्वल टू क्या होता है, H/λ होता है, यानी प्रेशर इक्वल टू वो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया आपका, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक अपॉन लेमडा मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, P की जगह हम वही वैल्यू यहाँ पे H/λ को उठाकर हमने पुटअप कर दिया। इज इक्वल टू आ गया हाफ, यानी 1/2m H²/λ। अब सारी वैल्यू उठाकर हम यहीं पे पुटअप कर देंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन कर दी, यहाँ पे सॉल्यूशन हो रखा है, यानी यहाँ पे सारी वैल्यूज जो हैं, यानी H की वैल्यू वहाँ पे दी हुई है आपको 6.63 इंटू 10⁻³ कितना -34 जूल सेकेंड, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड दी है, तो वहाँ पर वैल्यू रख देना। द्रव्यमान आपका दिया हुआ है और एंगस्ट्रॉम यानी लेमडा की वैल्यू दी हुई है, तो एक लेमडा इक्वल टू क्या होता है, ये भी आपको मतलब याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में जो आपका मीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो आपको ये भी नोट करके रखना है। तो यहाँ पे और इसको चेंज कर लेंगे, कहाँ गया वो इलेक्ट्रॉन, हाँ एक एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे लिख देंगे 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लेना एक बार इजीली, एक बार अपने आप से कर लेना, पेन उठा के कलम उठा के कर लेना, क्योंकि इस पे सब पॉसिबल है नहीं, तो मैं आपको बस ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत हो वो आपको दिक्कत ना हो इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यानी 4.34 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि बीच का ब्रांच प्रतिरोध क्या होगा, यानी इसमें का जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 8वां नंबर कहाँ था, ये रहा, इसमें था, ये रहा। दिए गए परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो कितना जाएगा, 7.5 के आसपास आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं हम यहाँ पे। तो बीच का ब्रांच जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 8 + R एड क्या होगा, 8 + 3 इंटू 6, 3 + 6 यहाँ से 10 ओम निकल आएगा। उसके बाद हम ये आपका 10 ओम यहाँ पे फिगर बना है। अब 10 ओम तथा 3 ओम 30 ओम समांतर क्रम में है, तो प्रभावी प्रतिरोध आपका हो जाएगा 7.5 ओम निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, लगा लेना, अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, सब आपके सामने लिखा है। उसके बाद 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:4 के अनुपात में है तथा उनकी लंबाइयाँ
5:3:1 के अनुपात में हैं, उनके वैद्युत प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो 125:15:1 हो जाएगा। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, वो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है M1:M2, यानी रेशियो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो रिलेशन होता है वो R इजक्वल टू क्या होता है, रो इंटू 1/πr²। तो यहाँ पे हो गया, और या M इजक्वल टू क्या लिख लेंगे, तो πr² LD लिख लेंगे। अब यहाँ से πr² इज इक्वल टू M/LD आ जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L²D/M। तो यहाँ पे हमें रेडियस का वो फाइंड करना था, तो रेडियस का यानी यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरोध है, ये आपका क्या है, R हो जाएगा आपका प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्रतिरोध का जो वो निकल आएगा, रेशियो निकल आएगा, तो L1²/M1 सब में वैल्यू रख देंगे हम, तो 25/1 रेशियो 9/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम 10th नंबर, 10th नंबर का क्वेश्चन आपका कि हुक के नियम का पालन करने वाली डोरी का विस्तार x है, इस विस्तारित डोरी में ध्वनि की चाल v है। यदि विस्तार बढ़ाकर 1.5x कर दिया जाए तो डोरी में जो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है कि टी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, x के, तो v आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √t। अभी पीछे हमने पढ़ा था b इक्वल टू √t/m, तो वहाँ से b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √t के, और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर t के है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे, तो b भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा √x का। अब वहाँ पे तुलना कर लिया जाएगा, तो v2/v1 हो जाएगा, नहीं v2 रख दिया, v1 कर दिया, तो वो x2/x1 हो गया, चाहे उल्टा कर लो इसका। देन यहाँ पे x2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5x और x1 दिया हुआ है x, यहाँ पे वैल्यू रख के हम सोल्व करेंगे, तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर 1.22। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण का अधिकतम विचलन होगा यदि क्रांतिक कोण व्यक्त करता है, यानी IC जो है वो क्रांतिक कोण व्यक्त करता है, तो आपका जो विचलन हो जाएगा वो π/2 -IC हो जाएगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे देखो फिगर बना हुआ है, यानी आपका IC हुआ क्रांतिक कोण हो गया, ये भी आपका जस्ट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये डेल हो गया आपका। देन यहाँ पे चित्र से आपको बता देना कि डेल इज इक्वल टू π/2 -80, यानी डेल इज इक्वल टू π/2 -80 डिग्री, यानी माइनस का IC। तो यहाँ पे कहाँ से निकाला है इन्होंने, देन यहाँ पे यानी अगर चित्र से देखा जाएगा, फिगर से देखा जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने कैसे निकाला है, इसको जूम करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये आपका कितने का डिग्री में, यानी ये दिखा, ये बता रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी π/2 का एंगल बना रहा है ये। तो यहाँ से इन्होंने इसको माइनस कर दिया, तो डेल की वैल्यू इन्हें फाइंड हो गई। देन आपको समझ में आया, और यहाँ पे आपका ये ए आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 12 नंबर का क्वेश्चन था कि यूरेका के तार के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी त्रिज्या आधी तथा लंबाई 1/4 कर दी जाए, तो ये क्या होगा, तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा या नहीं होगा। तो आपके फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू, यानी प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। और आपका मतलब ρL/A आपकी ट्रिक हमने जब पढ़ी थी, जब हम 12th क्लास में थे, तब हमने पढ़ा था कि ρL/A हमारे सर जी ने याद करवाया था। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ρL/A, तो रो हो जाएगा प्रतिरोधकता हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी। तो R इज इक्वल टू ρL/A या R इज इक्वल टू ρL, A की जगह हम πr² रख देंगे, तो πr² हो जाएगा, और r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ρL/πr का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे r/r आ जाएगा कितना, ये आप r/r, यानी इसका उससे तुलना कर लिया, तो l/l इंटू r/r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करके जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और r इज इक्वल टू r ही आ जाएगा। तन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपने देख लिया कि कैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे आपके। तो पृथ्वी के परिता वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते एक कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों शामिल होती है। E0 है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहाँ पे 2 E0 दिया गया है। आइए देखते हैं कैसे होगा आपका ये। तो 13th नंबर का क्वेश्चन है
कि यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो C इज इक्वल टू क्या, ई नॉट इज इक्वल टू के ई यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, यानी आपका ये कुल एनर्जी हो गई, कुल यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू हो गया गतिज ऊर्जा प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, तो GMEM अपॉन 2R, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो तो वहाँ पे R की जगह R ही रहता है। तो यहाँ से जब घट जाएगा तो ये आपका छोटा हो जाएगा, और छोटा जब बड़े में से छोटा घट जाएगा तो जो साइन लगा है वो माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का GME अपॉन M, वो GMEM अपॉन 2R। तो यहाँ पे और इज इक्वल टू हाफ PE हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी यहाँ पे तो PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2E नॉट, यानी यहाँ पे E नॉट इज इक्वल टू रखा था, यहाँ पे ऐसे लेकर चल रहे थे हम। और अभी यहाँ पे क्या लिखा था, P इज इक्वल टू माइनस का GMEM R, तो P की जगह इधर ही लिखा गया था ये, और उसको जब निकालने के बाद आया तो यहाँ पे इन्होंने क्या 2 को अलग कर लिया और इसकी वैल्यू की जगह पे PE लिख दिया। तो यहाँ पे PE अपॉन 2 इज इक्वल टू P नॉट था, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 2E नॉट, यहाँ से निकल के आ जाएगा। देन हम पढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कण बल 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस के कैब के अंतर्गत बिंदु 3, -4, -5 से बिंदु -2, 6, -4 तक चलता है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे 29 यूनिट होगा। तो आज ये देखते हैं हम कैसे निकलेगा ये। 14 नंबर का नहीं F दिया हुआ है, W इज इक्वल टू क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला W इज इक्वल टू FS इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा से हमने मतलब है नहीं, तो F वेक्टर F और वेक्टर S लगा देंगे हम। तो यहाँ पे F दिया हुआ है इतना, S आपका क्या निकल के आएगा, -2, 6, -4, यानी यहाँ से जो यहाँ पे दोनों वैल्यू दी है उनको क्या कर दिया इन्होंने, तो घटा दिया आपस में से। तो एस जो निकल गया, यानी डेल एस निकालते हैं हम, डेल एस निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया जाता है, तो आपका डेल एस निकल आएगा। एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से इन्होंने माइनस करके एस की वैल्यू क्या निकाली, तो एस की वैल्यू आपको ये निकाल दी। और डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस इन्होंने रख दिया, वेक्टर एफ वेक्टर एस। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, तो अब यहाँ भी आपको यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि कभी भी दो अगर यहाँ वेक्टर के ऊपर लगा हुआ है तो सदिश राशियाँ मानी जाती हैं, और कभी किन्हीं दो सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अदिश कहलाती हैं। तो आपका कार्य जो हो जाएगा वो अदिश राशि हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, 29 मात्रक जो हो जाएगा उसका यूनिट, यानी जो कार्य है वो कितना निकल आएगा, 29 मात्रक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 15 नंबर का क्वेश्चन। कहाँ गया ये रहा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी ध्यान से पढ़ना, जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो युग्म विनाश के परिणाम स्वरूप 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति कितनी है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, यानी ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.02/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यहाँ से निकल के आया 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके बुक में होगा, या आपको याद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे है, यानी इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये क्या है, वी नहीं है, ये वी नहीं है, इसे पढ़ा जाता है एच न्यू। ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसे न्यू पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे फिर हम क्या निकालेंगे, यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। तो आपका वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई एच होता है यहाँ से, यानी यहाँ पे नहीं, ये न्यू है, ये इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू ही, यानी यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे इसी से निकाल के आया है, ई अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या था, फोटोन की आवृत्ति है, तो वो आवृत्ति लिखा है, ये न्यू टाइप का बना हुआ है। अच्छा ये आवृत्ति है, चलो ई बराबर एच न्यू है। हाँ न्यू को आवृत्ति ही ले सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला रख के इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा, यानी 1.24 × 10⁻20 हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कण की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ के और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर है, कण पर कार्य करने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर देखा माइनस का k ब्रैकेट में xi के प्लस y j कैप यहाँ पे। उसके बाद आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है कि U इक्वल टू हाफ, आपका यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो यहाँ पे आपका दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आपका जो इसका क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया, यानी अवकलन कर दिया इन्होंने, किसके सापेक्ष, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स,
हम्म, हाँ, इन्होंने आपका आंकलन कर दिया तो दो आगे आ गया, दो आगे आ गया, दोनों से कट गए वो दो। और यहाँ पे आपका के कांस्टेंट था तो वो भी हट गया, और यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स आई के बन गया, और डेल यू अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पे आपका ये फिर से यहाँ पे आके मिल गया, तो माइनस का के एक्स आई केब और माइनस का के वाई जे केब, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया कि माइनस के इन्होंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स आई के प्लस वाई जे केब हो गया। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर लंबे कैंटिलीवर के सिरे पर भार लटकाने से वह झुकाव 15 मिलीमीटर होता है, और दृढ़ सिरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर झुकाव क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा mgl 3/3y/i, तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू एल क्यूब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा 27/125। उसको जब डिवाइड कर देंगे नहीं, यहाँ पे क्या s2 इज इक्वल टू हो जाएगा s1 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दिया, वैल्यू रख के यहाँ पे सोल्व कर दिया, तो 3.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 राइट आंसर आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह की त्रिज्या व संगति लगभग आधी व 1/10 है। मंगल ग्रह से पलायन वेग क्या होगा, तो मंगल ग्रह से जो पलायन वेग होगा वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 के इज इक्वल टू क्या होता है √GM/r, तो √GM/r हो जाएगा, दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ RE/r2 इज इक्वल टू RM, ME/10 इज इक्वल टू MM, और V इज इक्वल टू यानी जो अर्थ की इसकी वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आपको सोल्व कर लेना है, यहाँ से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आप लगा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो यानी मंगलयान पर जो पलायन वेग होगा आपका 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। आइए आगे देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दीजिए। r पृथ्वी की त्रिज्या है, gs पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, तो हो जाएगा GS/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पृथ्वी की सतह पर जो स्मॉल g होता है वो कितना काम करता है, तो GM/r² होता है, और पृथ्वी की सतह से क्या हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह से r दूरी पर g हो जाएगा 2r का स्क्वायर, तो 1/4 GM/r² इज इक्वल टू 1/4 g। तो यहाँ पे g डैश आपका क्या आ जाएगा, g/4 के इक्वल आ जाएगा। देन 20 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि अभी 20 करेंगे हम, क्योंकि अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। एक 2 मीटर लंबे व 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की तार की अवधारणा दीजिए। तार की लंबाई को 0.1 मिलीमीटर खींचने में किया गया कार्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴ जूल हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। 20 नंबर का जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या दी 2 मीटर दिया हुआ है, प्रस्थ काट का क्षेत्रफल इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये मिलीमीटर का यानी स्क्वायर हो जाएगा। 10 की पावर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। देन यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है गामा इज इक्वल टू F/A/del L/l। तो यहाँ पे हम रख के धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। देन कैसी लगी आपको वीडियो, और ये आपका फाइनल क्वेश्चन था 20, तो 20 क्वेश्चन मैंने आज के प्रैक्टिस में करवाए, उसके बाद मैं गैपिंग करके लाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैं क्वेरी समझ, क्योंकि अभी तो मैंने चलो आपको प्रश्न करा दिए हैं, 20 तक प्रश्न करा दिए, ऑप्शनल कह सकते हो, जैसे अभी तक केमिस्ट्री कराई, GK GS कराया, वैसे मैंने करा दिया। आपको 20 क्वेश्चन ऑप्शन से देख लिया आपने, आपको बेनिफिट ही होगा, पेपर में आ भी सकता है आपके, आ भी सकता है कि आप पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन लगा लेंगे। देन कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और सभी लोग जिक्र कर रहे थे कि फिजिक्स की क्लास लेकर आओ, तो चलो कुछ नहीं हो पाया, अगर इस पर पॉसिबल ही नहीं है मोबाइल से ही पढ़ाना, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने चलो क्वेश्चन से ही करा दिए आपके बेनिफिट के लिए। और PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर आप इसकी PDF ज़रूर से ज़रूर फाइंड कर लेना, क्योंकि आप PDF रहेगी तो आप फिर लगा लेना, दोबारा देख लेना, पेपर से जस्ट पहले भी आप एक झलक देख सकते हो जल्दी में। सो यहाँ पे टिक भी लगा दिया, इसलिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार, वहाँ पे जाके स्क्रॉल करते जाइए और टिक लगा है आप देखते जाइए, हाँ चलो ये सही है सही है सही है, वो उतना आपका दिमाग में बैठा रहेगा। देन कैसे लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड फीडबैक अपना दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।